तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करें क्लास 12 हमारी चल रही है फिजिक्स का नया चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम कैसे वेव्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें इंटरफियरेंस के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शो करती है, राइट। इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे चैप्टर को। लाइट के दो फिनोमिना है कि वो रिफ्लेक्शन करती है, लाइट आई पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर टकरा के चली गई, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या है? ये रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन क्या है? मेरे पास रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो लाइट बेंड हो रही है। मान लीजिए बाहर रेयर मीडियम है और यहाँ डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसमें भी क्या करते थे हम, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट होगी बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो लाइट जो है बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मीडियम बाहर डेंसर है अंदर एरर है तो लाइट जो है मेरे पास बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से, राइट। ये चीजें हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा लाइट का एक फिनोमिना होता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे इंटरफियरेंस। अभी जो इंटरफियरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें बताता है कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट में या वेव की फॉर्म में मिलती है। लाइट भी कोई ना कोई वेव बनाती है, वो ऐसी वाली वेव नहीं बनाती। खैर ऐसी वाली बन रही क्योंकि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी है, लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों नेचर पोजेस करती है। इस चैप्टर में हम लाइट का वेव नेचर पोजेस करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बाय द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? टाइम टाइम अपना चेंज कर देती है। जैसे कि न्यूटन ने बताया था, न्यूटन क्या था? न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है वो कॉर्पसल नेचर फॉलो करती है, ठीक है। तो उसने इसको नाम दिया था कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट, उसने लाइट का एक नेचर बताया था कि वो कॉर्पसल थ्योरी नहीं थी। उसके अंदर उसने बताया कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट जो है बहुत छोटे छोटे टीनी कह सकते हैं और टाइनी पार्टिकल्स से बनी है। उन टाइनी पार्टिकल्स को उसके नाम दिया था कॉर्पसल का। लाइट है हमारे पास टाइनी पार्टिकल से बनी है, उसको उसने कॉर्पसल का नाम दिया था। और वो इतनी ज्यादा स्पीड से पार्टिकल मूव करते हैं बाय ए लुमिनस ऑब्जेक्ट कि उस थ्योरी को हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में फॉलो करते हैं। जो टाइनी पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा हाई स्पीड से बाहर निकलते हैं फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे तो आप क्लास 12 में हो तो लुमिनस ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट अपने आप बाहर निकल रही है, ठीक है। उसको कोई और उसको कोई और सोर्स नहीं चाहिए, कोई और मीडियम नहीं चाहिए, या फिर आप कह दो कोई सहारा नहीं उसका, वो अपने आप में सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे कि हमारा सन, सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सोर्स ऑफ लाइट है। हाँ जी है। इसके अलावा हमारे आसपास इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ लाइट। उनमें से लाइट हमें मिल रही है, वो लाइट को एमिट कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो हमें पता है। अब उन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में से लाइट जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में जाती है। वो स्पीड हम जानते हैं 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। वो लाइट नहीं कह रहे, न्यूटन के अकॉर्डिंग कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं। वो एमिट होते हैं फ्रॉम ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं तो न्यूटन ने बताया था कि वो रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे।
रियरफेक्शन करेंगे, सॉरी रियरफेक्शन कह दिया, सॉरी, रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये क्या है? आई गेस यू ऑल आर वेल अवेयर कि मेरे पास रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। ये मेरे पास रेक्टिलिनियर नहीं आ रहा, कि मेरे पास मान लीजिए एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास ये सन है। इसमें से जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती जाएगी, यहीं से मेरे पास जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती जाएगी, इस तरह से। जैसे सुबह 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 अगर आपने सूरज उगता हुआ देखा हो तो इसी तरह से स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लो, रेक्टिलिनियर मोशन ये। लाइट ट्रेवल्स इन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लीनियर पाथ, वो बेंड नहीं होती, वो जिगजैग इस तरह से बेंड नहीं होती, वो जिगजैग मोशन नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये न्यूटन का कहना है। उसके बेसिस पे उसने रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन बताया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन आया, ठीक है। फिर आए हाइगन, ठीक है, ये न्यूटन था। फिर हाइगन आए, जिसके बारे में आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ये थे क्रिश्चियन हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्रिश्चियन हाइगन्स कहते हैं कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती हैं? सोचिए थोड़ा सा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होंगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ा हुआ है, अगर साउंड चैप्टर पढ़ा 9th क्लास में तो फिर तो पता होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी है। एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जब मेरे पास पार्टिकल्स एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाए, फिर खुले डुले हो जाए, फिर पार्टिकल्स एकदम से इकट्ठे हो जाए, फिर खुले डुले हो जाए, फिर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए। याद आया कुछ? ये एक टाइप ऑफ वेव होती है जिसके अंदर मुझे इस रीजन में कंप्रेशन देखने को मिली, और इस रीजन में जहां पर पार्टिकल्स खुले डुले होंगे यहाँ पे रेयरफेक्शन देखने को मिली। तो हाइड्रोजन कहते हैं जो पार्टिकल्स है पहले कंप्रेस होते हैं, फिर रेयरफेक्ट होंगे, फिर कंप्रेस, फिर रेयरफेक्ट, फिर कंप्रेस, फिर रेयरफेक्ट, इस तरह से ट्रेवल करेंगे। जिस तरह से साउंड है, साउंड भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। वो कहते हैं लाइट भी ऐसे ट्रेवल करती है। हमने कहा ठीक है। उसने लाइट वेव्स को प्रोपगेट का एक करने का एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया। लाइट वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए उसने एक हाइपोथेटिकल, उन्होंने, उसने क्या, कितने महान साइंटिस्ट है, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया। जो हाइपोथेटिकल मीडियम था लुमिनी फेरस ईथर, लुमिनी फेरस ईथर। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे मीडियम की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज होती है। इसकी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से मीडियम को यूं से अज्यूम किया था, इमेजिन किया था कि अगर ऐसा मीडियम हो ना तो लाइट पहले रेयर कंप्रेस करेगी, फिर रेयर पैक्ट करेगी, फिर कंप्रेस करेगी, फिर रेयर पैक्ट करेगी एंड सो ऑन। इस तरह से वेव नेचर फॉलो करके ट्रेवल करेगी। लेकिन इसको फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया था इस थ्योरी को। फिर हमारे पास आए थे फ्रेजनल एंड यंग। फ्रेजनल का इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे फ्रेजनल बाई प्रिज्म, फ्रेजनल बाई प्रिज्म। और यंग का पढ़ेंगे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम ये वाली चीजें फॉलो करेंगे, ये दोनों मेथड्स फॉलो करेंगे। इन्होंने इन दोनों मेथड्स में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉलो नहीं करती,
लाइट फॉलोज ट्रांसवर्सल वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स में ट्रेवल करती है। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? वो वेव जिसमें मुझे क्रैश ट्रॉफ इस तरह से देखने को मिले। लाइट कैसे कि इस तरह से फॉलो करती है, ठीक है। और उन्होंने बताया, अब यहाँ पे आप ध्यान से लीजिए, लाइट तो इस तरह से वेव नेचर आ रहा है। न्यूटन कहता है रेक्टिलिनियर है। न्यूटन ने तो हमारे पास जो धरती पर लाइट पहुंच गई उसको देखा और ऑब्जर्व किया, बता दिया, नो डाउट ऐसे ट्रेवल कर रही है। हम 10th क्लास में इसी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करते हैं। लेकिन हाइकन हो गया, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकते हैं हाइकन की, ठीक है। यंग हो गया और फ्रेशमन हो गया। इनके अकॉर्डिंग लाइट का वेव नेचर है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है। वो रिफ्लेक्शन करती है, बिल्कुल करती है। जो हम फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म करेंगे ना, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी, ठीक है। एक होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उसमें तो प्रॉपर हमें दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस फ्रेस्नेल का बेटर होता है, इसलिए हम माइकलसन वाला कम यूज करते हैं, फ्रेस्नेल वाला ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक होता है फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर, वो सबसे बढ़िया। आजकल जिस भी साइंटिस्ट को देखो या जिस भी जगह पे हम अगर इंटरफियरेंस देखना चाहते हैं, सब जगह पे फेबरी पैरोट का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी दोनों लगभग प्रिंसिपल पे फोकस करते हैं। यंग और फ्रेस्नेल किसी और प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फेबरी पैरोट किसी और प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। वो कौन सा प्रिंसिपल आगे पढ़ेगी। फिर आते हैं रिफ्लेक्शन भी फॉलो करती है, कहते हैं रिफ्लेक्शन भी करती है, बेटा इनके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया इसके अंदर डाइफ्रैक्शन भी हो रही है, इसके अंदर इंटरफियरेंस भी हो रही है, इसके अंदर पोलराइजेशन भी हो रही है। तो ये बेटर थ्योरी आई, न्यूटन से बेटर थ्योरी आई। यंग और फ्रेस्नेल की बेट तो भी हाई करने शुरुआत की, उसके बाद यंग और फ्रेस्नेल आगे उन्होंने बेटर बताया। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन क्या है, इंटरफियरेंस क्या है, पोलराइजेशन क्या, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसको समझो, ठीक है। अब इस क्लास में 12th क्लास में हमने एक चीज पढ़ के आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब साइंटिस्ट ने बताया कि जो लाइट है वेव फॉर्म, वेव नेचर फॉलो कर रही है, फिर हमें पता लगा कि लाइट वेव है, लाइट एक वेव नेचर फॉलो करती है। कौन सी वेव नेचर फॉलो करती है? फिर मेरे पास एक थर्ड थ्योरी आई, वो कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। ये थ्योरी दी थी हमें मैक्सवेल ने। मैक्सवेल वही जिसने 4 इक्वेशन दी थी, फंडामेंटल इक्वेशन दी थी 4। उन्होंने कहा कि जो लाइट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस में भी ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ही होगी ना। मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन में भी, ये ऑसिलेशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, उस फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। इस कारण लाइट वेव्स को क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अरे लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करके हमारी हद तक आ रही है, सन से हद तक जा नहीं रही, सन से हद तक आ नहीं रही। बीच में क्या वैक्यूम है? पानी तो है नहीं ना, हवा है, वैक्यूम है बेटा। इससे पता लगा कि लाइट को कोई मीडियम चाहिए ही नहीं फॉर प्रोपोगेशन। इससे तो मुझे पक्का ही होगा, उनको भी पक्का होगा कि लाइट की है ट्रांसवर्स नेचर फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर आई हमारे पास लास्ट प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के ऊपर इतनी सारी थ्योरीज बनी हुई है। तो हमारी +2 की बुक में 2 चैप्टर क्यों ना हो लाइट के बेसिस पे, होंगी, ऑब्वियस सी बात है, होंगे। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में हमारे पास बात की थी मैक्स प्लैंक ने, मैक्स वेल और मैक्स प्लैंक दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लाइट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, light travels in the form of small packets
पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ये बात हमें मैक्स प्लैंक ने बताई थी। और उसके बाद हमारे पास आए मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं इस थ्योरी को यूज करता हूँ और मैं एमिशन करवाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम अ मेटल सरफेस। और जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो मुझे एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी इफेक्ट भी पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये चीज होता है। ठीक है, तो अभी तो मुझे बेसिकली तो यही बात जाननी है कि मेरे पास लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो कभी 10th में पढ़ के आ गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन होती है। इस क्लास में मुझे तीन चीजें बड़ी ध्यान से पढ़नी है। वो क्या, ये सारी थ्योरीज के बाद बता रही हूँ, मुझे नहीं है आपको। बेसिकली हमें तीन चीजें बड़ी ध्यान से पढ़नी है। दैट इज डाइफ्रैक्शन, दूसरी है पोलराइजेशन, तीसरी है इंटरफियरेंस। इस क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लाइट के बेसिस पे। और लाइट क्या है, वेव कर रही है एज अ वेव। और जब पार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें बात होती है एज अ पार्टिकल। यानी कि मैक्सवेल ने, यानी कि मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट तो एज अ वेव ट्रेवल कर रही है। मैक्स प्लैंक क्या, सॉरी मैक्सवेल क्या, यंग भी कह रहे थे, फ्रेस्नेल भी कह रहे थे, हाइटन भी कह रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन आए, मैक्स प्लैंक आए, उन्होंने कहा कि लाइट तो एज अ पार्टिकल ट्रेवल कर रही है। फोटोन क्या है बेटा, पार्टिकल नहीं है। एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई मास नहीं है, फोटोन वो होता है। तो फिर इन सभी थ्योरीज को कंबाइन करके डी ब्रोली ने बताया, डी ब्रोली ने बताया कि जो लाइट है ना, बड़ी दोगली है। लाइट जो है ना, वो बड़ी दोगली है, उसका डुअल नेचर है। ठीक है, यानी कि लाइट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए रे। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी भर याद रखिए। हमारी जिंदगी बेसिकली हमारे एग्जाम इन लाइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम ना लाइट के बारे में एक तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं नए। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट है, इसका मैं नाम लिखती हूँ अभी। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एंड रेज। ये हमारा लाइट चैप्टर की शुरुआत हो रही है। वेव फ्रंट क्या होता है और रे क्या होती है। बेटा मान लीजिए आप एक तालाब के पास है, बड़ा खूबसूरत सा नजारा है, आसपास पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, सीनरीज है, पंछी चहचहा रहे हैं, ये आप खड़े हो, बहुत खुश हो आप। ठीक है, आसपास पहाड़ है, बड़ा अच्छा मौसम है, बादल हो रखी है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। आपको एक पत्थर देखा, आपने उस पत्थर को उठाया, उसको फेंका। मे बी आपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वीडियोस देखी, कुछ लोग पत्थर जब घुमाते हैं ना, पत्थर यहाँ पे टच करके गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे टूट गया। जहां जहां टच करके गया वहां वहां उसने रिपल्स इन वाटर क्रिएट किए। एम आई राइट, रिपल्स इन वाटर क्रिएट किए। ठीक है, जब ये रिपल्स इन वाटर क्रिएट किए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कुलर पैटर्न शुरू हुआ। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न शुरू और आगे के आगे बढ़ता गया। अब सर्कुलर पैटर्न में आप देखोगे जहां जहां रिपल पड़ रही है वहां वहां पानी पर पानी थोड़ा सा ऊपर उठा है। जहां दूसरे रिपल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उसको मैं ड्रॉप मानूंगी। ठीक है, रिपल जब पड़ता है, ये रिपल है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा इमेजिन करोगे इस चीज को कि मेरे पास जो है थोड़ा सा पानी ऊपर उठा, आपने पत्थर को फेंका, दो से फेंका, थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ उठा,
फिर अगला पानी, एक वेव आई, फिर थोड़ी सी दूर, फिर थोड़ी सी दूर, ठीक है। इस तरह से वेव बनी, और जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह से बन गया, से वेव नहीं बन गई उनकी। जो सर्कुलर पैटर्न आए ना, ये क्या आए हैं, ये आए हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। वो क्या बने हैं, ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो सारे के सारे क्रेस्ट जो है, एक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में या एक दूसरे से सेम पेज में, क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के साथ सेम पेज में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने पार्टिकल्स मेरे पास क्रेस्ट में है, ये सारे क्रेस्ट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ सेम फेज में है। जो पार्टिकल्स मेरे पास ट्रफ में है वो एक दूसरे के साथ सेम फेज में है। क्रेस्ट के अपने दूसरे क्रेस्ट के साथ सेम फेज में है। ट्रफ के अपने साथ ट्रफ के साथ सेम फेज में है, ठीक है। अब इन सब में जो क्रेस्ट है, देखो पानी थोड़ा सा ऊपर उठा, पत्थर फेंके तो पानी ऊपर उठा, पानी ऊपर उठा तो उसकी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। जो पानी नीचे की तरफ गया, उसकी मैं क्या मानूंगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा बेंड होता है, थोड़ा हमें प्रॉपर ही दिखाई नहीं देता, पर वो हल्का सा नीचे की तरफ होता है, ज्यादा नहीं होता, तो थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब ये सारा जो मेरे पास सर्कुलर पैटर्न बन गया, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, और ये सारा ग्रुप जो बन गया, या लोकस आ गया सभी ऐसे पॉइंट्स का जहां पर ऑसिलेशन हो रही है सेम फेज में, वो क्या है, मेरे पास वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट होता है कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वेव फ्रंट क्या है, कॉन्टिन्यूस लोकस, कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम which are vibrating, which are vibrating in the same phase, in the same phase at any instant। तो मैंने क्या कहा कि सभी क्रेस्ट आपस में सेम फेज में, सभी ट्रफ आपस में सेम फेज में, सभी क्रेस्ट की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, सभी ट्रफ की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, और इन सभी का एक लोकस बन गया, ये सारा लोकस नहीं बन गया इनका, इन सभी का एक लोकस बन गया, और वो आपस में वाइब्रेट कह लो चाहे यहाँ पे ऑसिलेट कह लो, एक ही बात है, ऑसिलेशन हो रही ना, वाइब्रेट कर रहे हैं सेम प्लेन में एट एन इंस्टेंट, या सेम फेज में एट एन इंस्टेंट, वो मेरे पास क्या है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट है क्या, शॉर्ट में क्या कहूँ, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। वेव फ्रंट को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो क्या कहूंगी, इट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, फेज, ठीक है। तो जो स्पीड होगी जिसमें वेव फ्रंट के जो आउटवर्ड मूव करे, अब देखो रिपल्स जो है दूर दूर तक आउटवर्ड मूव करते हैं ना, तो जो मेरे पास वेव फ्रंट है जिस स्पीड से आउटवर्ड मूव करे हैं, उसको मैं फेज स्पीड कहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और डेफिनेशन आ गई, दैट इज फेज स्पीड। फेज स्पीड क्या आ गया, उसके मैं अंदर मैं ये कह सकती हूँ, दैट द वेव फ्रंट, या स्पीड विद विच, स्पीड विद विच द वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट moves outwards, moves outwards from the, you can say from the source, is called phase speed, ठीक है। वैसे आगे लिखा ही हुआ था phase speed, चलो यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तो वेव फ्रंट हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के वेव फ्रंट्स हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स है, अब हमारा टॉपिक है, ये हम करेंगे नो डाउट। पहले वेव फ्रंट को कुछ समझ लो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स है, इस चीज को अब हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो हमने स्टोन वाली एग्जांपल से करनी है, स्फेरिकल वेव फ्रंट।
पानी के अंदर जो रिपल्स आ रहे हैं वो काइंड ऑफ स्फेरिकल या सर्कुलर है, ठीक है। तो इन केस ऑफ वेव्स अगर मेरे पास सभी डायरेक्शंस में मान लीजिए जा रही है, ठीक है, तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ सोर्स है जहां से वेव्स जो स्फेरिकल इन शेप आ जाए वो स्फेरिकल है। क्या होगा, मेरे पास ऐसे स्फीयर्स बन रही है, राइट, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो सभी पॉइंट्स है एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है, सभी पॉइंट्स जो है एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होंगे, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जो कि स्फीयर की अंदर लाइन पर है। सिमिलरली हमारे पास आते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, जब मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट लीनियर शेप में हो, मान लीजिए कोई टॉर्च आ गई, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट काइंड ऑफ लीनियर शेप है, अभी तो प्रॉपरली लीनियर शेप आया नहीं, काइंड ऑफ लीनियर शेप है, यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरह से, चलो कंप्लीटली लीनियर मान लेते हैं, कंप्लीटली लीनियर मान लेते हैं, ये मेरे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है। अब ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को मैं ऐसे की बजाय ऐसे शो कर दूं, क्योंकि बेटा देखो लाइट तो रेडियो जेट से ही आएगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है इस तरह से वेवफ्रंट्स बनेंगे, ये वे, ये वेवफ्रंट्स है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल इस तरह से मेरे पास, ये ऐसे मेरे पास आ जाएगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनेंगे इस तरह, जिस तरह से मैंने बनाया। ये मेरे पास रेज ऑफ लाइट, क्या लो चलो आप रे ऑफ लाइट भी करेंगे, क्या होता है अभी करते हैं। तीसरा मेरे पास आता है प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट, देखो स्फेरिकल में रिपल्स वाला केस हो गया, सिलेंड्रिकल में मेरे पास लिनियर यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही मेरे पास जो है, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये ट्यूब ट्यूब लाइट मान लो, ट्यूब मान लो, इस ट्यूब में से मेरे पास लाइट आ रही है, उसके अंदर जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन रहे हैं, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट में एक स्मॉल पोर्शन होगा वेव फ्रंट का, किसी भी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर लेंगे फ्रॉम अ सोर्स जो कि प्लेन हो, जो कि कंप्लीटली प्लेन चले। बेसिकली मेरे पास क्या है, बहुत दूर से कोई लाइट आ रही है, इस तरह से जा रही है, उसके जो वेव फ्रंट्स होंगे वो इस तरह से प्लेन बनेंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट्स है, जैसे शीट ऑफ पेपर होता है ना, वैसे प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट्स है। देखो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, बेटर होते हैं वो, मतलब कि बेटर भी कह सकते हैं, यानी कि जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल होंगे ना वेव फ्रंट, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये धीरे धीरे आगे जाते जाते पेंट हो जाएंगे। अब रिपल्स देख लो, रिपल्स बिल्कुल आउटवर्ड जब जाते हैं तो पेंट होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज होगी, राइट। तो जैसे जैसे इनका कर्वेचर कम होता जाएगा इनमें, तो ये तो पेंट हो जाएंगे, ये वाला जल्दी पेंट नहीं होगा, प्लेन वाला बेटर होता है फिर इस केस में, सिलेंड्रिकल वाले जैसे प्लेन प्लेन वाला जो है जल्दी पेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करते हैं रे, वेव फ्रंट कंप्लीट हो गया हमारा, अब बारी आती है रेस की। अब रेस क्या है, बेटा कोई भी एरो जो भी परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो रे है। अभी तक रे ऑफ लाइट तो मैंने समझा नहीं था, 10th क्लास में रे ऑफ लाइट कुछ नहीं था, ठीक है। क्या है, एन एरो ड्रॉन या ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बेसिकली रे हमें बताती क्या है कि लाइट किस तरफ जा रही है ना। अगर मैं कहूँ लाइट इस तरफ जा रही है, दैट मींस इस तरह एरो से बताऊंगी ना, वही रे ऑफ लाइट है। अगर ढेर सारी रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा कर दूं तो वो क्या बनेगी, बीम बनेगी ना, बीम ऑफ लाइट बन गई, ठीक है। तो बस ये याद रखनी, जो रेज है हमेशा क्या होगी, रे जो होगी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू वेव फ्रंट, ये बात आपने याद रखनी, इसके अंदर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जो टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, वो हमेशा सेम होगा, कितने टाइम में जो लाइट है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जा रही है वो सेम होगी। जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, यहाँ से मेरे पास ये लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट है,
ये भी रे ऑफ लाइट है, ये भी रे ऑफ लाइट है, ये भी रे ऑफ लाइट है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी। सब में एरोस आ गए। वेव फ्रंट सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये है, ये रे ऑफ लाइट है। अब ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन्स आ गए ना, ये वेव फ्रंट है, जो ये रेज आ रही है, ये रेज ही तो है, ये रेज मिलके एक बीम बनी हुई है बस। अब स्फेरिकल के केस में मेरे पास ये 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 सारी रेज आ गई। ठीक है, तो ये मेरा आपको बेसिक जो चीज करवाने का मोटिव था वो मेरा कंप्लीट हो रहा है। बट स्टिल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास, मान लीजिए, थोड़ा और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से ये वेव फ्रंट आ रहा है प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। अब इसके अंदर से मैं कहूंगी जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट में बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट जानी चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे जाएगी, सोचो। बिल्कुल ऐसे जाएगी ना, इस तरह से। ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जा रही है इस तरह से, तो जो एरोज है वो रे ऑफ लाइट है। जो वेव फ्रंट है वो ब्लैक वाला मैंने शो कर दिया आपको। ठीक है, एक होता है कन्वर्जिंग के केस में कि कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो भी देखते हैं। मेरे पास मान लीजिए इस तरह से रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, इस तरह से रेज ऑफ लाइट आ रही है, जो कि इसको किसी न किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, इंटरसेक्ट करके जा रही है। इस तरह से ये इंटरसेक्ट करके ऐसे ही जा रही है। ठीक है, ये ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे अगर वेव फ्रंट बनाऊं, कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। वेव फ्रंट बन रहा है, तो परपेंडिकुलर जा रही है ना। अब सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मीट करके निकल के जा रही है, ये वाला क्या होगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्योंकि कन्वर्ज हो रही है ना, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। और अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं, या मैं कह दूं कि जो ये वाली रे ऑफ लाइट है इधर चली गई, चलो इसको अलग से बना के दिखा देती हूँ कि मेरे पास जो है ये रे ऑफ लाइट इधर आ गई, फिर मैंने एक रे ऑफ लाइट ली, यहाँ से ऐसे आ गई। ठीक है, ये बिखर रही है ना रेज ऑफ लाइट, जैसे सूरज की किरणें बिखर के आती हैं हमारे पास, तो ऐसे बिखर रही है। अब बात स्फेरिकल शेप नहीं लेती हैं हम, वैसे तो आपकी शेप के ज्वाइंट है, तो सिंस हमारे पास एटमॉस्फेयर तो उसको स्फेरिकल कह देंगे। तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये तो ऐसे बिखर की जा रही है, तो सन कैसा वेव फ्रंट बना रहा है, डाइवर्जिंग, क्योंकि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही है। राइट, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये सारा हमारा यहाँ पे वेव फ्रंट और रे वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। ठीक है, और इसी की बेसिस पे, वेव थ्योरी की बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आज इस क्लास में इतना है।